हेलो स्टूडेंट, शीट चल रही थी। आज हम लोग शीट खत्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेंगे। अब इसमें जो सेकंड वाला पेज है, यहाँ पे 9 क्वेश्चन से लेके और 15 क्वेश्चन तक हैं। इसमें आपको ये याद रखना है कि मैं 9 क्वेश्चन कराऊंगा, 10th क्वेश्चन करवाऊंगा, 11 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद 12 करवाऊंगा, 13, 14 एंड 15। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15, क्योंकि जो 14 एंड 15 और 13 है ये मैं पीछे बुक वगैरह में करवा चुका हूँ क्वेश्चन को, तो आपको ये खुद करने हैं। नहीं आएंगे तो पूछ लेंगे, वैसे ना आने का इसमें कुछ है नहीं। जो चीज़ें सिखाई हैं उनका यूज़ करिए, लेक्चर को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। ठीक है। इसके बाद एक 2D एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 में एक मिस्टेक थी, वो मैं करवाऊंगा और आज आपका फंक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बोला हुआ है कि एफ, जी और एच 3 फंक्शन है, बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, रियल टू रियल। तीनों के जो डोमेन और कोडोमेन है वो रियल टू रियल है। अब इसमें पहली कंडीशन जो हमें प्रूफ करनी है, प्रूफ दैट, वो है एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखिए एच एफ प्लस जी ओ एच, इसका मतलब है एफ प्लस जी एक पूरा फंक्शन है। ठीक है, इज द फंक्शन ऑफ एच एक्स। अब एक्स का होगा, वाई का होगा, जेड का होगा, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। एफ प्लस जी इज द फंक्शन ऑफ एच एक्स। अब इस चीज को आप 11th में पढ़ चुके हैं। जैसे एफ प्लस जी एक्स लिखा हुआ है तो दैट इज नॉट अ मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब है कि एफ और जी दोनों एक्स के फंक्शन है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये इसका मीनिंग होता है। सिमिलरली एफ प्लस जी एच एक्स, इसका मतलब है एफ इज द फंक्शन ऑफ एच एक्स एंड जी इज द फंक्शन ऑफ एच एक्स। सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलर, जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही आपको ये लिखना है। ये बात 11th में आपको बताई जा चुकी है। ठीक है, अब दैट इज व्हाट, so that is FOH और that is GOH। क्यों? F is the function of HX, G is the function of HX, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, that is your LHS equal to RHS। Similarly, जब सेकंड पार्ट पे पहुंचेंगे, सेकंड में प्रूफ क्या करना है? सेकंड में पूछा हुआ है FGOH, मतलब मल्टीप्लिकेशन, इक्वल टू FOH इंटू GOH। बिल्कुल सिमिलर, यहां पर भी कोई प्रॉपर्टी लगेगी जो आपने पढ़ी हुई है। एफ जी इज द फंक्शन ऑफ OH, मतलब एच जी इज द फंक्शन ऑफ HX। ये आ गया आपको। अब वहां पर जब आप 11th में थे तो आपको वहां पे एक चीज बताई थी मैंने कि प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो या कुछ भी हो, उसमें लॉजिक नहीं लगते हैं। देखिए लॉजिक ये था कि अगर आपको दिया हुआ है एफ इंटू जी और यहाँ लिखा हुआ है एक्स, तो उसका मतलब होता है एफ एक्स इंटू जी एक्स, क्योंकि एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होता। एक्स मतलब होता है कि ये दोनों मिलके एक फंक्शन बना रहे हैं जो एक्स का फंक्शन है। अगर वाई लिखा हो तो वाई का फंक्शन है, एक्स लिखा हो तो एक्स का फंक्शन है, तो उसका मीनिंग होता है एफ एक्स इंटू जी एक्स। सिमिलरली यहाँ पर हम इसी लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। एफ इज द फंक्शन ऑफ एच एक्स, मान लीजिए ये एक्स है, सपोज ये एक्स है, इंटू जी इज द फंक्शन ऑफ एच एक्स, तो ये हो जाएगा एफ ओ एच और ये हो जाएगा GOH। समझ आ गई बात? 11th की जो प्रॉपर्टीज है उनका ही यूज मैंने किया हुआ है, नई बात इसमें कुछ भी नहीं है। अब जैसे F अपॉन जी होता, यहाँ पे अगर आपको ये लिख दिया होता कि F अपॉन जी इज द फंक्शन ऑफ H या F अपॉन जी OH, तो उसका मतलब होता है F अपॉन जी जो है वो HX का फंक्शन है। इसका मतलब होता है F इज द फंक्शन ऑफ HX एंड G इज द फंक्शन ऑफ HX। तो ये लॉजिक भी वही होता, F अपॉन G इज द फंक्शन ऑफ X, तो इसका मतलब है Fx अपॉन GX। ये आ जाता आंसर, और इसमें हम यहाँ लिख देते FOH अपॉन GOH। ये भी आप ऐसे कर सकते हैं, माइनस वाला भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली सभी जितने भी प्रॉपर्टीज बनती हैं, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, वो सारी इसी टाइप से सॉल्व होती हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे है, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन है, तो ट्रिग्नोमेट्री से ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लो एक बार। बोला हुआ है एफ एब्स्ट्रैक्ट आर टू आर, एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5/3 प्लस कॉस एक्स इंटू
cos x प्लस पाई बाई 3, ये गिवन है आपको। ठीक, इसके बाद जी सच दैट R2 R दिया हुआ है, फिर हम बाद में पहुंचेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये सॉल्व नहीं होगा आप ना तो इसका कुछ सॉल्व कर पाएंगे आगे, ना ही कोई आंसर देगा ये। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए लॉजिक ये रहेगा ट्रिग्नोमेट्री में, कि ट्रिग्नोमेट्री में जब साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आ जाते हैं, साइन क्यूब कॉस क्यूब आ जाते हैं, तो उन्हें पहले हटाया जाता है, तभी आप कोई ना कोई फॉर्मूला वहां पर लगा सकते हैं। तो यहाँ इसको हटाऊंगा मैं, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 की हेल्प, इसको भी हटाऊंगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू एक्स प्लस पाई बाई 3 अपॉन 2 की हेल्प, और इसको ऐसे लिखा रख देंगे कॉस x प्लस पाई बाई 3 इंटू कॉस है। अब सवाल ये आता है कि हमने हटाया कैसे होगा, तो आप ये याद रखिए, 11 में बता चुका हूं मैं, cos 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यहाँ से साइन स्क्वायर x इधर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, यहाँ पे भी माइनस आएगा, कॉस होता था प्लस, ये आप माइनस। अब इसका एक काम करिए, 1/2 कॉमन ले लीजिए तो ये ऐड हो जाएंगे, 1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x प्लस 2 पाई बाई 3, दो का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 और 1 मिलकर हो जाएगा 2, बाकी ये एड रिटर्न x प्लस पाई बाई 3 इंटू कॉस x, 1 और 1 हो गया 2, इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए, पहले बड़ा एंगल लिखा जाएगा 2x प्लस 2 पाई बाई 3, और फिर छोटा एंगल लिखा जाएगा, प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस ले लिया है कॉमन, लास्ट वाला एज इट इज। अब आप इसमें करेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cos c प्लस cos d लगाना पड़ेगा, तो 1/2 2 माइनस 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, ये फॉर्मूला हमने इसमें लगा दिया, x प्लस पाई बाई 3 इंटू कॉस x, यहाँ 2x से 2x कैंसिल, यहाँ पे देखिए क्या आया 2 माइनस 2 कॉस, देखिए 2 और 2 4, 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 2x, क्योंकि 4 हो गया था, 2 का डिवाइड 2x, यहाँ 2 का करेंगे तो पाई बाई 3, यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 3 प्लस कॉस x प्लस पाई बाई 3 इंटू कॉस x। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है, नोट कर लीजिए पहले यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब cos पाई बाई 3 होता है 60, 60 की वैल्यू 1/2, तो देखिए 1/2 2 माइनस 2 इंटू 1/2, यहाँ का 1/2 cos 2x प्लस पाई बाई 3, यहाँ पे एक 1/2 का मल्टीप्लाई, एक 2 का डिवाइड, मतलब 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, ये काम कर दीजिए यहाँ। ठीक, अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2 अंदर पहुंचेगा तो 1/2 इसको कर देगा 1, यहाँ आ गया 1 माइनस, यहाँ आ जाएगा 1/2 cos 2x प्लस पाई बाई 3, और यहाँ वाले में 1/2 ये बन जाएगा 2 cos a cos b, फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये यहाँ बन जाएगा, क्लियर है। लास्ट वाले में हमने लगाया 2 cos a cos b, फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, सॉल्व करिए तो 1 माइनस 1/2 cos 2x प्लस पाई बाई 3, ये हो गया 1/2 cos x और x 2x प्लस पाई बाई 3, ये हो गया 1/2 x से x कैंसिल cos पाई बाई 3, ये कैंसिल हो गए, 1 प्लस 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि cos 60 को 60 की वैल्यू 1/2, 1/4 इक्वल टू 5/4, यानी आपका जो fx है, जो इतना बड़ी फॉर्म में लिखा हुआ था, वो और कुछ नहीं fx इक्वल टू 5/4 लिखा हुआ है, ये इस बात का मीनिंग है, और इसीलिए मैंने इसे सॉल्व करवाया। जब भी ये क्वेश्चन कभी ऐसे आए तो इसे सॉल्व पहले करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है, नोट करिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए fx आपने जब सॉल्व किया तो fx की वैल्यू 5/4 आ गई। अब बोला हुआ है देन g सच दैट r to r, ये बोला हुआ है, साथ में बोला हुआ है g 5/4 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक, such that g 5/4 equal to 1, then prove that GOF, then prove that
GOF such that R to R is a constant function, ये हमने बोला। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब देखिए आप यहीं से स्टार्ट करिए GOF से। GOF x उठाएंगे, G इज द फंक्शन ऑफ fx, fx की वैल्यू क्या है 5/4। अब आप अगर इसे सॉल्व नहीं करते तो पूरी लिखनी पड़ती और उस पर सॉल्व करना पड़ता, क्योंकि बिना सॉल्व करे तो आंसर आता नहीं। और G 5/4 की वैल्यू क्या आई 1, तो GOFX इक्वल टू 1 आ गया। अब 1 जो है वही कांस्टेंट है। अब यहाँ x की जगह डोमेन में हम चाहे कुछ भी रख लें, आंसर हमेशा 1 आएगा। ऐसा कब होता है, देन GOF इज कांस्टेंट फंक्शन। ये तब होता है जब आप डोमेन में चाहे कुछ भी रखें लेकिन आंसर यानी रेंज में केवल एक ही नंबर आए। अब वो हम लोगों ने वहाँ उसको k के रूप में पढ़ा हुआ था, लेकिन k क्या था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो वो तो यहाँ 1 दिया ही हुआ है, वहाँ 1 हो सकता है, k हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी दे सकते हैं ये लोग। तो वो जो भी दिया हो सब कांस्टेंट फंक्शन की तरफ ही इशारा कर रहे होंगे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होना था, नोट कर लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, पढ़ लो जरा एक बार 11 पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला हुआ है कि f such that 11 a to b and g such that b to c b2 बाइजेक्शन। बाइजेक्शन मतलब 1 on 2 मैपिंग है f और g। ठीक है, आपको बोला हुआ है then GOF such that a to c is bijection या बाइजेक्टिव फंक्शन एंड GOF इनवर्स इक्वल टू F इनवर्स को G इनवर्स। ये प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है, लेकिन ये प्रूफ करने को भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आपको प्रूफ करनी आनी चाहिए। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन जरा ध्यान दें, ये 1 on 2 होने चाहिए तभी इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और फिर ये भी 1 on 2 होना चाहिए तभी इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो अगर आपसे कहा गया है कि f एक 1 on 2 फंक्शन है, g एक 1 on 2 फंक्शन है, और उसके बाद GOF जो बन रहा है वो भी एक 1 on 2 फंक्शन है, तो आपको ये प्रूफ करना है। तो सिंपल लॉजिक है, उसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले लेट fx इक्वल टू y, ये कुछ तो होगा ही होगा। यहां से x की वैल्यू f इनवर्स y, क्वेश्चन नंबर 1, एंड gy इक्वल टू z, यानी कि y इक्वल टू g इनवर्स z, इक्वेशन नंबर 2। ये 2 बना लीजिए। अब सवाल आता है कि हमने बनाया कैसे, तो जरा ध्यान दीजिए, मैं उसको समझा रहा हूँ। ये आपके पास ABC है, ठीक, ABC, यहाँ मान लीजिए x रखा तो यहाँ y मिला होगा और ये f से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ आपने y रखा, यहाँ मान लीजिए z मिला होगा, तो ये g से जुड़ा हुआ है। कुछ तो मिल ही रहे होंगे, 1 on 2 में तो एक एक इमेज तो मिलेगी। तो जो GOF होगा वो यहाँ से यहाँ आ रहा होगा, दैट इज योर GOF। ठीक, तो लॉजिक क्या बनता है भाई, GOF यहाँ का एलिमेंट उठाएंगे x इक्वल टू, और आंसर हमें यहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, z मिलेगा। यहाँ से x बराबर GOF इनवर्स, जब आप पूरे इसको ले जाएंगे इधर तो यहाँ मिल जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये मिल गया। ठीक, अब क्या करना है, अब आप ये उठाइए ना, F इनवर्स O G इनवर्स, ये उठाया हमने। इसका मतलब क्या होगा, F इनवर्स इज द फंक्शन ऑफ G इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक एक करके वैल्यू रखेंगे, तो G इनवर्स क्या होगा, Z होगा, क्योंकि देखिए जब यहाँ y से Z की तरफ जा रहा था तो GY बराबर Z था, GY बराबर Z था, तो y बराबर G इनवर्स Z होना चाहिए लॉजिकल। ठीक, तो उसी का लॉजिक यहाँ इस्तेमाल किया है कि यहाँ पे Z होगा। ठीक है, ये करने के बाद ही आपको पता चलेगा G इनवर्स Z। अब G इनवर्स Z की वैल्यू क्या है, y है, तो ये F इनवर्स y हो गया। क्लियर कट, F इनवर्स y, देखिए F इनवर्स y, ठीक, F इनवर्स y की वैल्यू क्या है, x है, तो ये x हो गया, इक्वेशन नंबर 4। अब बाई 3 and 4, बाई 3rd and 4th इक्वेशन उठाइए दोनों, कनेक्ट इसको ही करो। जब f जा रहा था x से y की तरफ, तो फिर f इनवर्स y से x की तरफ आ रहा होगा, ये आपका f इनवर्स होगा। इसे देखते हुए चलो, y से z की तरफ g जा रहा था, तो जो g इनवर्स होगा वो z से y की तरफ आएगा, और यही वजह है कि जब g इनवर्स लिया तो उसके आगे z निकला, क्योंकि g इनवर्स z से y की तरफ आ रहा था।
फिर जी इनवर्स जेड क्या दे रहा था हमें, वाई दे रहा था, फिर यहाँ वाई आ गया। अब एफ इनवर्स वाई, एफ जो है एक्स से वाई की तरफ जा रहा था, तो एफ इनवर्स वाई वाई से एक्स की तरफ आ रहा होगा, तो यहाँ एक्स आ गया। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को बराबर कर देंगे, तो जी ओ एफ इनवर्स ऑफ जेड इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स जेड, या फिर जी ओ एफ इनवर्स, ये पूरे का इनवर्स है ध्यान रख लो, ठीक, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एंड इस तरीके से थ्योरम प्रूफ होगी और आपको ये अब याद रखनी है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी एक दिया हुआ है जो आपको होमवर्क दिया है वो आपको करना है, क्लियर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 करिए। 12 दिया हुआ है एफ सच दैट आर माइनस वन, बट डोमेन में -1 नहीं होगा, और r-1 को डोमेन में r-1 है, यानी रियल में से 1 बाहर। फंक्शन दिया हुआ है x अपॉन x प्लस 1, आपको प्रूफ करना है इज इन्वर्टेबल एंड ऑल्सो फाइंड एफ इनवर्स। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत आराम से सॉल्व करिए। इन्वर्टेबल प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना होता है 1 1 1 2, तो पहले हम 1 1 प्रूफ करेंगे। इफ एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, x1 अपॉन x1 प्लस 1, x2 अपॉन x2 प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई x1 x2 प्लस x1 इक्वल टू x1 x2 प्लस x2 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2, हेंस f इज 1 1। एक चीज प्रूफ हो गई, काफी बार प्रूफ कर चुके हो तो आपको आ गया होगा मेथड, नहीं आया तो लेक्चर को दोबारा देखिए और प्रूफ करने की कोशिश करिए, हो जाएगा। अब आया ऑन टू पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, क्वेश्चन नंबर 1, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स। अब वाई इक्वल टू एक्स एक्स वाई, वाई इक्वल टू एक्स कॉमन 1 माइनस वाई, एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, क्वेश्चन नंबर 2। अब एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस 1, ये बोला हुआ है, बोला एक्स एक रियल नंबर है, वो भी ऐसा रियल नंबर क्योंकि -1 नहीं हो सकता, क्योंकि -1 रियल के अंदर है ही। तो अब हमें क्या करना है, और ये पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल है, तो इफ 1 माइनस वाई इक्वल टू 0 मतलब वाई बराबर 1, देन एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल के केस में हमेशा डिनोमिनेटर देखते हैं, ये बात मैंने आपको बताई है, और डिनोमिनेटर जो है 1 माइनस वाई, अगर वो 0 हुआ क्योंकि 3 चीजें हमारे पास हैं, या तो 0.0, या तो इन्फिनिटी, या तो अंडर रूट में माइनस। अंडर रूट यानी बन नहीं सकता, 0.0 बन नहीं सकता, क्योंकि 0.0 तब बनता जब y की 1 वैल्यू पे ही ऊपर भी 0 होता और नीचे भी 0 होता। यहाँ मान लीजिए y -1 होता और ये 1 माइनस वाई है, तो ये 0.0 बनता, ठीक, तो वो बन नहीं रहा क्योंकि y की एक ही वैल्यू पे 0 बनना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ 0 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया और 0 बोल दिया कि 0.0, तो मैं बता ही चुका हूँ एक ही y की एक ही वैल्यू पे 0.0 होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा। तो आपके पास केस बचा सिर्फ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कब होगा, जब डिनोमिनेटर 0 हो और ऊपर फाइनाइट नंबर हो, तो इसीलिए हमने डिनोमिनेटर को 0 करके x इन्फिनिटी निकाल दिया। अब ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो x है वो एक रियल नंबर है, -1 नहीं है, बस वो रियल नंबर है, -1 नहीं होगा बट रियल नंबर तो होगा, और रियल नंबर इन्फिनिटी तो होता नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी तो डज नॉट एग्जिस्ट है, इस वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। तो यानी कि आपकी जो रेंज आई वो क्या है, सारे रियल नंबर, केवल उसमें से 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 पे ये क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है, तो 1 गायब हो गया। और यही है आपका कोडोमेन, और कोडोमेन और रेंज जब बराबर हो जाते हैं देन एफ इज ऑन टू, तो फंक्शन हो जाता है ऑन टू, तो हेंस एफ इज इन्वर्टेबल। और जब इन्वर्टेबल हो जाए, तो 1 1 और 2 हो चुका तो इन्वर्टेबल हो गई होगा। अब इन्वर्टेबल हो गया तब आप बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को बराबर कर देंगे, तो एफ इनवर्स वाई बराबर वाई अपॉन 1 माइनस वाई, या फिर एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स मिल जाएगा। मैंने बोला भी था कि फंक्शन में वाई या एक्स या जेड के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वेरिएबल हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे होना था, और इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। अगर इन्वर्टेबल बोला होगा तो आप पहले 1 1 1 2 दिखाएंगे, और अगर बोला इन्वर्स भी फाइंड करो तो फिर उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बराबर कर देंगे और आपको इन्वर्स मिल जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बता दे रहा हूँ, देख लेना ध्यान से। वैसे होमवर्क दे रहा था मैं, लेकिन अब नहीं दे रहा क्योंकि आप चेक कर नहीं पाएंगे, मेथड समझ लो पहले। ये ए दिया हुआ है,
ये बी है 3579 और ये सी दिया हुआ है 7, 23, 47, 49, सॉरी 79, ये आपको दिया हुआ है। एफ जो दिया है वो है ए टू बी और एफ एक्स दिया है आपको 2x + 1 एंड जी सच दैट बी टू सी और जी एच दिया हुआ है x² आपसे एक्सप्रेस करने को बोला है GOF इनवर्स एंड F इनवर्स को G इनवर्स एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड वेरीफाई दैट दे आर इक्वल। तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैंने जो बोला था उसके हिसाब से काम करना है। Fx है वो A से B जा रहा है तो F1 निकालेंगे, 1 रखेंगे यहाँ पर, 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, ठीक, ये 3 से ऐड हो गया। फिर F निकालेंगे अगला 2 के लिए तो यहाँ आ जाएगा 5, फिर 3 के लिए निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 और फिर 4 के लिए निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9। अब आप बनाएंगे यहाँ पे A से B, ठीक, ये रहा आपका F A से B जाता होगा, जिसमें एक जो आपके पास है वो है 1 2 3 4 और यहाँ जो कोड डोमेन है वो 3 5 7 9। 1 is added to 3, 2 is added to 5, 3 is added to 7 and 4 is added to 9, hence F is 1 1 on 2। ये बात भी बतानी पड़ेगी क्योंकि 1 1 on 2 नहीं हुआ अगर फंक्शन, तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है तो फंक्शन इन्वर्टेबल होगा ही नहीं और आप जो प्रूफ करना चाहते हैं वो भी प्रूफ नहीं होगा। सिमिलरली आप जाएंगे G के पास तो G की वैल्यू, अब G जो है वो B से C जा रहा है मतलब 3 रखा जाएगा तो 3 यहाँ रखिए, 3 रखा 9 - 2 यानी 7। फिर G के पास जाएंगे 5 लेके आएंगे, 5 रखेंगे यहाँ तो हो गया 23। फिर जाएंगे 7 के पास तो 47 और फिर जाएंगे 9 के पास तो ये हो गया 59। ये जा रहा है B से C, ये है आपका G तो यहाँ आ जाएगा 3 5 7 9 और कोड में है 7 23 47 79, ये है लो, hence G is 1 1 on 2। ये भी 1 1 on 2 हो गया, क्यों? क्योंकि रेंज और कोडोमेन सेम है और 1 1 मतलब एक ही इमेज मिल रही है, ठीक। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही लिखना काफी होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट आगे, देखिए ये है आपका A, ये है आपका B और ये है आपका C, A B C, जिसमें ये F से जुड़ा हुआ है, ये G से जुड़ा हुआ है और ये रहा GOF, ठीक। तो जरा सोचिए ध्यान से, जब आप F इनवर्स निकालेंगे तो वो B से ये जा रहा होगा, जब आप G इनवर्स निकालेंगे तो वो C से B जा रहा होगा और जब आप GOF इनवर्स निकालेंगे तो वो C से A आ रहा होगा। ये इसका मीनिंग है। देन GOF इनवर्स पूरे का इनवर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए GOF इनवर्स को हमें एक्सप्रेस करना है एज अ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो जरा देखिए, जब आपका यहां से सबसे पहले तो हमें GOF फाइंड करना है तभी तो इनवर्स निकलेगा। तो GOF निकालने के लिए G इज द फंक्शन ऑफ Fx। अब वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे हम इसमें, तो एक जो वैल्यू रखी जाएगी GOF के लिए वो कैसे रखी जाएगी, A से रखी जाएगी। तो GOF ऑफ 1, पहले हमने 1 रखा, ठीक, G इज द फंक्शन ऑफ F1। अब F1 की वैल्यू ढूंढिए, F1 की वैल्यू 3 है तो G इज द वैल्यू ऑफ 3 और G3 की वैल्यू 7 है तो ये 7 मिल गया। फिर GOF2, G इज द फंक्शन ऑफ F2 तो यहाँ आपको G2 की वैल्यू 5 है तो G5 23 मिल जाएगा। GOF3, G इज द फंक्शन ऑफ F3, फिर F3 की वैल्यू 7 है, G इज द फंक्शन ऑफ 7, G7 पे वैल्यू मिल रही है 47 तो GOF ऑफ 4, G इज द फंक्शन ऑफ F4 और G इज द फंक्शन ऑफ F4 मतलब 9 और G9 की वैल्यू इज 79। दैट इज योर GOF। अब जब ये निकल आए तो अब इसका इनवर्स निकालना है। ये ध्यान रखना, जैसे बता रहे वैसे ही करना है इस क्वेश्चन को। उसके अलावा अपना दिमाग नहीं लगाना कि आपने ये उठा लिया इनके इनवर्स निकाल लिए, नहीं निकालने हैं। ऑर्डर्ड पेयर में एक्सप्रेस करने को बोला हुआ है, इसीलिए ऐसे ही करना पड़ेगा और कोई तरीका दूसरा नहीं लगा सकते हम यहाँ पर। क्लियर है? अब हमने क्या किया, GOF इनवर्स निकालना था, तो उसमें क्या होगा, अब GO इनवर्स जो है वो C से A की तरफ आ रहा होगा। देन GOF इनवर्स कहां से आ रहा होगा, जैसे मान लो ये X है, ये Y है, Z, तो ये Z से आ रहा होगा, तो Z होगा, ठीक। G इज द
ये इसका इनवर्स फाइंड करना है, GOF इनवर्स ऑफ Z, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, अब इसके लिए हम क्या है, उधर से इधर आ रहे होंगे, तो जरा देखिए वो प्री इमेज वाली बात हमें फाइंड करनी होगी। ठीक, देखिएगा जरा, GOF ऑफ इनवर्स इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, जो ऑर्डर पेयर में रखना है। अब देखिए GOF 1 अगर 7 था तो देखिए GOF 7 था तो 1 बराबर GOF इनवर्स 7 होगा कि नहीं, प्री इमेज हो जाएगा। इसीलिए यहां पर जब आप 7 रखेंगे तो 1 मिलेगा, उल्टा देखो 7 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 23 रखेंगे तो 2 मिलेगा, फिर उसके बाद 47 रखेंगे तो 3 मिलेगा, और 79 रखेंगे तो 4 मिलेगा। ये आपका GOF इनवर्स हो गया। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 जैसा बता रहे हैं वैसा ही करिए, उसके अलावा उसमें अपना दिमाग मत लगाइए। ठीक है, अब आ जाइए आप नेक्स्ट वाले पॉइंट को, कि ये अकेला 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर आता है तो अकेला 4 या 6 का बनता है। अब क्या करना है, अब आपको F इनवर्स O G इनवर्स निकालना है। ठीक है, मतलब F इनवर्स इज द फंक्शन ऑफ G इनवर्स। ठीक है, ये चाहिए हमको। अब क्या इसके लिए करना पड़ेगा, इसके लिए यहां G इनवर्स Z चाहिए होगा, तो G इनवर्स Z हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, तो नाउ G इनवर्स Z या G इनवर्स इक्वल टू, देखिए यहां से आएगा 7 पे 3 होगा, फिर उसके बाद 23 पे 5 होगा, फिर उसके बाद 47 पे 7 होगा, फिर उसके बाद 79 पे 9 होगा। ये आपका G इनवर्स हो गया। अब सिमिलरली F इनवर्स डिफाइन करना होगा, नॉट अ बिग डील। F इनवर्स डिफाइन करेंगे, F इनवर्स 3 पे 1 होगा, फिर उसके बाद 5 पे 2 होगा, फिर 7 पे 3 होगा, और 9 पे 4 होगा। ये आ गया। अब आप निकालेंगे F इनवर्स O G इनवर्स, यानी F इनवर्स इज द फंक्शन ऑफ G इनवर्स। ठीक, ये निकालना है हमें। ठीक, अब इस जैसा ये सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए जो यार G इनवर्स के पॉइंट होंगे वो रख रहे हैं, तो आप जरा सोचिए रखेंगे कैसे। F इनवर्स O G इनवर्स लिखा हुआ है, F इनवर्स जो है वो G इनवर्स का फंक्शन है, तो पहले हमें G इनवर्स भरना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ ऑटोमेटिकली Z आ गया। G इनवर्स तब भरेंगे आप क्योंकि G इनवर्स में डोमेन होना चाहिए, और G इनवर्स का डोमेन Z है, तो Z रखना पड़ेगा। तो यहाँ C के जो एलिमेंट है वो रखने पड़ेंगे, यानी कि ये 7 रखना पड़ेगा पहले हमें। तो F इनवर्स, यहाँ G इनवर्स हमने 7 रखा। ठीक, 7 सबसे पहली वैल्यू जो आपकी आएगी ऐसी छोड़ दीजिए, यहाँ लिखिए F इनवर्स इज द फंक्शन ऑफ G इनवर्स Z, यानी 7, पहला 7 है। अब G इनवर्स 7 की वैल्यू, तो G में जाइए और 7 के पास देखिए क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ F इनवर्स 3 हो गया, और F इनवर्स में 3 की वैल्यू क्या है, 1 है। फिर उसके बाद F इनवर्स G इनवर्स अगला मेंबर है 23, फिर F इनवर्स G23, तो G में 23 के लिए 5 है, और F इनवर्स 5, तो F में 5 के लिए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। F इनवर्स इज द फंक्शन ऑफ G इनवर्स, और अगली वैल्यू है 47। F इनवर्स G इनवर्स 47 पे 7 आ रहा है, और F इनवर्स 7 पे 3 आ रहा है, तो F इनवर्स G इनवर्स 79, G इनवर्स 79 की वैल्यू आपको 9 दी हुई है, और F इनवर्स 9 है 4 दिया हुआ है। तो यहां से F इनवर्स को G इनवर्स बराबर क्या आया, देखिए 7 पे 1, फिर उसके बाद 23 पे 2, फिर उसके बाद 47 पे 3, और फिर उसके बाद 79 पे 4, ये आपको मिल गया। अब आप देखिए जरा अपना चेक करिए कि आपने जो GOF इनवर्स निकाला था वो क्या निकला था। इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखिए जरा। इक्वेशन नंबर 1 7 1 7 1, 23 2, 47 3, 79 4, दोनों बराबर है, तो देन GOF का इनवर्स इज इक्वल टू F इनवर्स O G इनवर्स। ऐसे करना है ये क्वेश्चन, समझ आ गई बात। और यही वजह थी कि मैंने आपको ऐसे होमवर्क नहीं दिया, मैंने कहा चलो कर लेते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि शायद आपको दिक्कत हो सकती थी। तो ऐसे करिए अब आप ये क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन सही करेक्ट माना जाएगा। क्लियर है। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो आपको इसी तरह सॉल्व करना है, नोट कर लीजिए फटाफट। अब इस शीट के जो लास्ट 2 बचे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन में पीछे RS अग्रवाल की लास्ट एक्सरसाइज में 2 करवा चुका हूँ, और ये 2 आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको करने हैं तभी प्रैक्टिस में आएंगे। अब एक 2D एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका आंसर गलत दिया हुआ है। दिया है F such that R2R एंड G such that R2R, उसका आंसर गलत दिया हुआ है क्योंकि वैसा पॉसिबल ही नहीं है।
समझ आई बात? तो आपको करना कैसे इस क्वेश्चन को वो देख लीजिए आप। एफ एक्स इक्वल टू है मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स और जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स। आपसे पूछा है कि भाई एफ और जी क्या होगा, तो एफ इज द फंक्शन ऑफ जी एक्स, एफ इज द फंक्शन ऑफ जी एक्स। जी एक्स का मतलब है मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स। ध्यान से देखना, एफ ओ जी ऑफ एक्स इक्वल टू, अब ये वैल्यू हम उठा के यहां रखेंगे, ठीक है? तो यहां जहां जहां एक्स है वहां आएगा, तो यहां एक्स की जगह मॉड लगा हुआ है, मॉड लगाओ, एक्स की जगह ये पूरा आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स, फिर प्लस यहां एक्स की जगह आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स। दोनों एक्स की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दी जाएगी। क्लियर है? अब या तो आप इसे ऐसे छोड़ दीजिए एफ ओ जी आ रहा है, ठीक है, या फिर इसको हम सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर भी मैं यही लिख रहा हूं इसको ऐसे, इसको और कुछ सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक? अब इसको सॉल्व करके मैं और दिखाऊंगा कि इसे और खोल के कैसे लिखा जा सकता है, वो बात की बात है। जी ओ एफ एक्स, ये आंसर सही है। जी इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स, जी इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स। अब यहां x की जगह रखेंगे तो यहां जो x है वहां रिप्लेसमेंट किया जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस एक्स माइनस मॉड ऑफ x माइनस एक्स। ये आपका GOF निकल आया। अब ज्यादा से ज्यादा इसमें एक काम और किया जा सकता है कि आप कंडीशन बना लें, और वो कंडीशन बनाने के लिए हमें जो मॉड दिया होगा उसकी तरीके से हम कंडीशन बनाएंगे। मतलब कि ये क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, जैसे एफ ओ जी है, इसे दो पार्ट में ब्लॉक कर देंगे, ठीक? देखिए ध्यान से, ये भी मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स है, ये भी मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स है। तो जहां मॉड लगा हुआ है फाइनल मॉड, उसको देखेंगे, यानी इस वाले को देखेंगे। तो यहां दो कंडीशन बनेगी, पहली बनेगी मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरी बनेगी मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स इज लेस देन 0। ठीक है? क्यों? क्योंकि जब हम, क्योंकि यहां कोई मॉड नहीं लगा हुआ, यहाँ केवल इस पे मॉड लगा हुआ, तो इसकी बात नहीं हो रही है, पूरे की बात हो रही है। पूरा मॉड जो है उसकी बात कर रहे हैं, एक्स के बारे में बात नहीं कर रहे। तो जरा देखिए, जब पूरा मॉड लगा हुआ है तो ये मान लीजिए पूरा एक्स है, तो मॉड ऑफ एक्स दो तरीके से खुलता है। जब आप मॉड ऑफ एक्स को खोलते हैं तो वो दो तरीके से खुलता है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स इज लेस देन 0। और ये कब लिया, क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये मॉड के अंदर एक्स था। अब यहां देखिए, जब मॉड के अंदर ये है तो ये पूरा लिया जाएगा, वही लॉजिक हमने इस्तेमाल किया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये पॉजिटिव हुआ, मतलब 0 हुआ या 0 से ग्रेटर हुआ, तो प्लस एक्स देगा, मतलब ये लाके देगा। और जब ऐसा हुआ तो ये आएगा, ये कंडीशन आपको मिल जाएगी। ठीक, इसके हिसाब से हम काम करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये अकेले इसकी बात कर रहा हूं मैं, यहां पे लिख लीजिए ऐसे, ये अकेला इसकी बात हो रही है। क्लियर कट? सिमिलरली अगर मॉड के अंदर मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स की बात करें तो यहां मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स आएगा, या फिर मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स निगेटिव का आएगा। मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स इज लेस देन 0। ये कंडीशन आपको यहां मिल गई, इनकी अलग अलग। जैसे ये तो ये वाला पार्ट है, ये पूरा, और ये वाला पार्ट ये रहा, दोनों आ गए। अब आप एफ ओ जी डिफाइन कर सकते हैं, एफ ओ जी ओ एफ एक्स। देखिए जरा ध्यान से, दो कंडीशन में अप्लाई करेगा। पहली कंडीशन आपकी होगी ये वाली, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब ये वैल्यू ऐसी रखी जाएगी। तो यहां से मॉड हटा दो और ये वैल्यू को सिक्योर कर लो। ठीक, यहां पे कुछ नहीं होगा, जैसा रखा है रखा रहेगा, क्योंकि यहां तो मॉड है ही। सिमिलरली जब लेस देन की बारी आएगी कि लेस देन 0 है, तो निगेटिव रखना पड़ेगा। तो यहां मॉड हटाओ, निगेटिव लगाओ, माइनस का मॉड ऑफ एक्स, निगेटिव अंदर गया, प्लस का एक्स, बाकी जो लिखा हुआ है वो लिखा रहेगा एज इट इज। क्लियर कर? तो यहां से एफ ओ जी क्या आया, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, यहां आया 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स व्हेन मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये आ गया 0। जब लेस देन होगा तो 0 वैल्यू देगा, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो ये वैल्यू देगा। क्लियर है? सिमिलरली आप जीओएफ को भी सॉल्व कर सकते हैं। जीओएफ एक्स इक्वल टू, यहां कंडीशन मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स लेस देन 0। अब यहां सेम काम जीओएफ एक्स के लिए ये रहा, लेकिन जब ये ग्रेटर इक्वल टू 0 था तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था। तो यहां मॉड हटाओ, मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स, बाकी जो लिखा हुआ है लिखा रहना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद दूसरी कंडीशन जब आपकी आएगी ये, तो उसमें निगेटिव है, तो निगेटिव का मतलब है कि निगेटिव वैल्यू मॉड हटा के निगेटिव आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर कट? मतलब मॉड में दो वैल्यू चलती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसी का इस्तेमाल करके हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से फाइनलाइज्ड वैल्यू क्या होगी, जीओ एफ एक्स इक्वल टू, देखिए यहां ये कैंसिल हो गए तो ये हो गया 0। ये कब हुआ?
जब कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये माइनस का 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आपके पास बचा mod of x प्लस एक्स, mod of x प्लस एक्स लेस देन 0। तो आंसर आपके जो फाइनल होंगे FOG और GOF वो ये वाले होंगे। क्लियर है? अब ये याद रखिए कि जब भी मॉड की वैल्यू ली जाती है तो हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव में, पहले भी बता चुका हूं मैं, मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है। अब अगर यहाँ x माइनस 1 लिखा हुआ है तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा बनता है, एक x बराबर 1 के राइट में वैल्यू होती है, एक x बराबर 1 के लेफ्ट में वैल्यू होती है। राइट वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेफ्ट वाली निगेटिव होती है। तो अगर कायदे के हिसाब से इसे लिखा जाए तो ये ऐसे ही तो लिखा जाएगा कि इफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 1 लेस देन 0। जब x माइनस 1 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो तो x माइनस 1 पॉजिटिव होगा, और जब ऐसी कंडीशन हो तो निगेटिव होगा। यही लॉजिक तो वहां लगाया हुआ है। क्लियर कट? वही लॉजिक लगाया है जो ग्राफ में आपको समझाया था। क्लियर है? और इसीलिए मैंने बोला था ग्राफ ढंग से पढ़ लीजिए क्योंकि यूज होंगे क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। घर पे जाइए, रिवाइज करिए, लेक्चर को ध्यान से देखिए। कल से आपका नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो गैप करना मत, और ये ध्यान रखना कि लेक्चर साथ के साथ चलें, क्योंकि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अब समझ में नहीं आया तो ये याद रखिएगा आपके कम से कम 4 से 5 चैप्टर उड़ जाएंगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में यूज होने वाला है ये। और कम से कम मान के चलिए आप 12 से 13 नंबर का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है उसमें से आप, वो चैप्टर की बात नहीं कर रहा, चैप्टर में से 5-6 नंबर का जो आएगा वो आएगा। इसके अलावा ये चैप्टर जहाँ यूज होगा वहाँ पर कम से कम 12-13 नंबर का होगा। तो 12 वो और 5 ये 17 नंबर का होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज के लायक, जिसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है? तो इसीलिए आप गैप ना करें, साथ के साथ लेक्चर देखें। अगर कोई लेक्चर फंक्शन में छूट गया है तो उसे कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन कल का लेक्चर साथ के साथ देखिए, तभी आपकी पूरी बात समझ में आएगी। क्लियर है? आज के लिए इतना ही रखते हैं। फंक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। क्लियर कट? चलिए बाय।